अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। गृह ज्योति स्कीम के तहत 200 यूनिट मुफ्त बरखी की स्कीम के नाफिज होने के बाद तेलंगाना में बरखी की तकसीमी कंपनियों ने अहल खानदानों को जुमे से जीरो बिल्स की इजराई का आगाज़ कर दिया है। बरखी की तकसीमी कंपनियों के मुलाजिमीन आवाम के घरों के दौरे और स्कीम के तहत अहल इस्तेफादा कुरिंदगान को जीरो बिल्स की इजराई करते हुए देखे गए, जो हालिया असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की जमानतों में से एक है। ओहदेदारों ने कहा कि इस स्कीम के तहत ऐसे खानदान अहल करार दिए गए हैं जिनके पास सफ़ेद राशन कार्ड हैं और उन्होंने उन कार्ड्स को आधार कार्ड से मरबूत करवाने के अलावा प्रजा पालना प्रोग्राम के तहत स्कीम के लिए दरखास्तें दाखिल की हैं। ओहदेदारों के मुताबिक अगर इस ज़मरे के इस्तेफादा कुरिंदगान का माहाना इस्तेमाल 200 यूनिट से कम होता है तो उन्हें जीरो बिल्स जारी किए जाएंगे। एक सारी जो 114 यूनिट इस्तेमाल करता है और उसे 489 रुपये का जुमला बिल आता है तो उसे जीरो बिल जारी किए जाएंगे। ओहदेदारों ने कहा कि जीरो बिल्स की इजराई के लिए बिलिंग के सॉफ्टवेयर में दरकार तब्दीलियां की गई हैं। हैदराबाद में इन इक़दामात का आगाज़ किया गया और आइंदा चंद दिनों में पूरी रियासत में इसे तोसी दी जाएगी। सब्सिडी की रकम के अहाते के तौर पर डिस्कॉम सरमाह की 20 तारीख को रियासती हुकूमत को सब्सिडी की तफसीलात रवाना करेगी। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत ने 27 फरवरी को 2 जमानतों बशमुल गृह ज्योति पर अमल आवरी का आगाज़ किया। चीफ मिनिस्टर ने 500 रुपये में पकवान गैस सिलेंडर की फराहमी की और एक स्कीम का भी आगाज़ किया। तेलंगाना हुकूमत ने कांग्रेस पार्टी के इख्तिदार में आने के बाद ही उसकी 2 जमानतों पर अमल आवरी शुरू कर दी थी। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव की क़यादत में बीआरएस के कायदीन ने आज मेडीगड्डा, अनारम और सुंदिल्ला बैरेजेस का मुआयना किया। इससे पहले मीडिया से बात करते हुए KTR ने कहा कि हुकूमत अपनी जिम्मेदारी भूलकर सियासत कर रही है। हक़ाइक़ को मंजर आम पर लाने के लिए चलो मेडीगड्डा का दौरा किया गया। उन्होंने कहा कि किसानों के मफादात से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को सियासी मफाद अहम है। KTR ने कहा कि पहला दौरा है, इसके बाद इस प्रोजेक्ट के तमाम हिस्सों का दौरा किया जाएगा। KTR ने बताया कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट एक वसी प्रोजेक्ट है। इसमें से मेडीगड्डा एक बैरेज है और इस बैरेज के 86 पिलर्स में से सिर्फ 3 पिलर्स को जो नुकसान पहुंचा उसको लेकर कांग्रेस पार्टी सियासत करते हुए इस पूरे प्रोजेक्ट को नाकारा करार देने की साजिश रच रही है। इस मौके पर साबिक वजीर व BRS के कायद हरीश राव और कई सीनियर कायदीन मौजूद थे। మా పార్టీ తరపున ప్రజలకు అదే విధంగా రాష్ట్రంలోని ప్రతి ఒక్కరికి అర్థమయ్యే విధంగా ఆవిష్కరించే క్రమంలో ఇది మొదటి అడుగు మాత్రమే. దీని తర్వాత కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో ఉండే 3 బరాజులు, 15 రిజర్వాయర్లు, 21 పంపింగ్ స్టేషన్లు, 273 కిలోమీటర్ల పైచిలకు ఉన్న టన్నల్స్, 1500 కిలోమీటర్ల పైచిలకు ఉన్న ప్రవాహ కాలువలు, వీటితో పాటు మొత్తం కాళేశ్వరం ద్వారా లాభం జరగబోయే ఆయకట్టు ప్రాంత రైతాంగానికి, ప్రజానికానికి తప్పకుండా జరుగుతున్న ప్రచారం విషయం. ఇలా ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు పదే పదే అవినీతి అని చెప్పి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. అసలు అవినీతి గురించి మాట్లాడే నైతిక హక్కు కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఉందా? అవినీతికి కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఈ దేశంలో, ఈ రాష్ట్రంలో అసలు కాంగ్రెస్ పార్టీ హయాంలో జరిగిన స్కాములు తీస్తే చాంతాడంత లిస్ట్ వెళ్తుంది. ఆనాడు మీరు జలయజ్ఞంలో తెలంగాణ ప్రాంతంలో మీరు ఎన్ని ప్రాజెక్టులు చేపట్టినారు? అసలు ఒక్క ప్రాజెక్ట్ అన్న తెలంగాణ ప్రాంతంలో? BRS पार्टी के कायदीन और मीडिया के अराकीन उस वक्त बाल बाल बच गए जब BRS कायदीन मेडीगड्डा की तरफ जा रहे थे। जिस बस में सफ़र कर रहे थे उस बस का एक टायर फट गया। शुक्र की बात यह रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। टायर बदलने के बाद दोबारा सफ़र का आगाज़ किया गया। BRS के रुकन असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तारीफ की और उसे मुल्क का सबसे बाविकार प्रोजेक्ट करार दिया। उन्होंने इसकी तख्लीक को साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से मंसूब किया। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट का मकसद वसी पैमाने पर अराजियात को सैराब करना था और रियासत में खुश्क साली को ख़त्म करना था। तेलंगाना भवन में BRS के चलो मेडीगड्डा प्रोग्राम के दौरान पोचाराम श्रीनिवास ने
बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर के साथ कालेश्वरम प्रोजेक्ट के लिए आलमी सतह पर पजीराई की सताइश की। उन्होंने कांग्रेस पर तनकीद की और कहा कि वो मुबैना तौर पर इस मंसूबे की तारीफ करने में नाकाम रही और इल्ज़ाम लगाया कि सियासत के लिए मामूली खामियों को भी बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। జిల్లా ప్రజలను తిరిగి తీసుకొచ్చి లక్షలాది ఎకరాలకు నిలందించి ప్రాజెక్టు పూర్తి చేశాం. మీకు రైతుల పట్ల ఏమాత్రం ప్రేమ ఉన్నా అసంపూర్తిగా ఉన్నటువంటి పనులు పూర్తి చేయడం ఇది ఒకటి నిరంతర ప్రక్రియ. ఇది ఒక ప్రభుత్వం వస్తుంది, కానీ దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని అది పక్కన పెట్టి బ్యారేజ్ మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ ఏమైందండి? 86 పిల్లలలో 3 పిల్లలు కుంగినాయి. అది ఎందుకు కుంగినాయి? ఏదో సాంకేతిక కారణం ఉండవచ్చు, ఏదో ఎక్కడ లేదు, ప్రపంచంలో ఎక్కడ జరగలేదు, కేవలం మేడిగడ్డ జరిగిందనేటువంటి భూతంతలు చూపిస్తా ఉన్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా దేశవ్యాప్తంగా అనేక ప్రాజెక్టుల్లో కొన్ని సందర్భాల్లో సాంకేతికమైన లోపాలు వస్తాయి. ఆ సాంకేతిక లోపాల సరిదిద్దాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వాలది, కానీ దాన్ని అడ్డం పెట్టుకుని రాజకీయం చేయడం అనేది ఇది మంచి పద్ధతి కాదు. మీ బాధ్యత అక్కడ సవరించాలి. దాని ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇప్పుడు 3 మాసాలు మీరు వచ్చి 3 మాసాలు అయిపోయింది, ఇంకా వర్షాకాలం 3 మాసాలే మిగిలి ఉంది. ఈ లోపల దాన్ని రెక్టిఫై చేసి రైతాంగం అందించాలి. ఈ ప్రాజెక్టు వల్ల జరిగేటువంటి పరిణామం ఏందో మీకు తెలియదో. దీని కింద 2 రకాల లబ్ధి ఉన్నది. ఒకటి ప్రత్యక్షమైనటువంటి ఆయకట్టు, డైరెక్ట్ గా పారేటువంటి ఆయకట్టు ఉంది. ఒకటి స్థిరీకరణ ఉంది. निजाम सागर। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने परकाल में जय तेलंगाना का नारा लगाने वाले पार्टी कारकुनों के खिलाफ 3rd डिग्री के इस्तेमाल पर पुलिस के रवैये पर शदीद बरहमी का इजहार किया। चलो मीडियागड्ढा प्रोग्राम के दौरान केटीआर ने परकाल में वाक़े के जख्मी पार्टी कारकुनों से मुलाकात की। उन्होंने बीआरएस कायदीन और कारकुनों के खिलाफ पुलिस की जानिब से इस कदर शदीद रवैया अख्तियार करने पर बरहमी का इजहार किया। केटीआर ने फौरी जिला एसपी अंबर किशोर झा से फ़ोन पर बातचीत की। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि बाज़ मकामी मुलाजिमीन पुलिस हद से ज़्यादा मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए बीआरएस के कारकुनों के खिलाफ गैर ज़रूरी मुकदमा दर्ज कर रहे हैं और उन्हें हरासा किया जा रहा है। उन्होंने बरसर इख्तिदार कांग्रेस हुकूमत के दबाव में आकर बीआरएस कारकुनों के खिलाफ गैर ज़रूरी मुकदमा दर्ज करने पर भी बरहमी का इजहार किया। केटीआर ने कहा कि पार्टी कारकुनों को पुलिस स्टेशन तलब करते हुए हरासा करने पर बीआरएस पार्टी खामोश नहीं बैठेगी। उन्होंने पुलिस से कहा कि इख्तिदार मुस्तकिल नहीं होता और पुलिस को कानून के तहत काम करने का केटीआर ने मशवरा दिया। బెదిరిస్తే బెదరద్దు, గట్టిగా నిలబడాలి, తటాయించి నిలబడాలి, అంతే నా రిక్వెస్ట్. భయపడకుండ్రి, మీకు ఏం జరిగినా మేము వస్తాం. నేను అన్న కూడా నేను చెప్పినంటే ఎంజీఎం కాకపోతే ప్రైవేట్గా తీసుకపో, మొత్తంది హెచ్ఆర్సీకి తీసుకుపోదామని చెప్పిన. మీ అందరికీ పార్టీ, మీ తరఫున పార్టీ కొట్లాడుతుంది. మీరు ఎవరు ఒక పైసా పెట్టే అవసరం లేదు, మీ ధర్మరెడ్డి సాబ్ కూడా ఏం పెట్టే అవసరం లేదు. పార్టీ నుంచి మేమే కొట్లాడుతాం. మీ తరఫున మొత్తం ఢిల్లీ దాకా తీసుకుపోతాం. మేము విడిచిపెట్టాం. ఆల్రెడీ కరీంనగర్లో కేసులు పెడితే కోర్టుకు పోయినా దానిలో రిలీఫ్ వచ్చింది. మీకు కూడా వస్తుంది, కొద్దిగా ఓపిక ఉంటుంది, అంతే. భయపడదు, ధైర్యంగా ఉంటుంది. हम लोग तो नहीं छोड़ने वाले उसको. అవి ఏసీపీని మీరు ఏసీపీని కాపాడుతున్నాం అనుకుంటున్నారు ఒకటి. రెండోది ఇవాళ మేము వరంగల్కి వస్తుంటే వాళ్ళని కలవనీయకుండా చేయడం ఏంటి మమ్మల్ని? హౌ కమ్ దే ఆర్ नॉट अलाउड टू मीट अस? आपके पुलिस वाले आके डराते हैं, धमकाते हैं. ये कहाँ की रीत है? हमारे कार्यकर्ता हमसे मिलना है, हमारे लीडर हमसे मिल रहे हैं. आपको क्या तकलीफ है आपके पुलिस को? आज श्रीनिवास गौड़ बोल के जिसको बहुत ज्यादा मारा है उसको आज हाउस अरेस्ट कर दिया. ये क्या रीत है? क्या तानाशाही है? क्या चल रहा है? अंबरजीत सुनो, एक बात सुन लो. सत्ता बदलते रहता है. ఒక పార్టీ ఒక రోజు ఉంటుంది, ఇంకో పార్టీ ఇంకో రోజు ఉంటుంది. మీరు చట్టం ప్రకారం న్యాయం ప్రకారం పనిచేయాలి. ఆ శ్రీనివాస్ గౌడ్ అంటే ఆయన ఎందుకు అవసరం చేయాలి అని మీరు చెక్ చేయండి. మీ వాళ్ళు, నేను మీ బాధ్యత, మీ తప్పు అంటలేను, కానీ మీ ఏసీపీలు, సిఐలు, ఎస్ఐలు ఇంత ఓవర్ యాక్షన్ చేయడం మంచిది కాదు బ్రదర్. ఇది ఇక हमको भी जाना पड़ता है, एचआरसी जाना पड़ता है, हमको भी हंगामा करना पड़ता है. अगर ऐसे ही करेंगे आप, आपके लोगों को संभालो अंबर जी, ये ठीक बात नहीं है. संभल लो और एसीपी से भी बात करो, जास्ती नहीं करने को बोलो उसको. वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्कैम है. उन्होंने ऐलान किया कि कांग्रेस हुकूमत विजिलेंस रिपोर्ट की बुनियाद पर मेडीगड्ढा और दूसरे बैरेजेस को नुकसान पहुंचाने वाले अफराद के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई करेगी. सेक्रेटेरिएट में मीडिया के नुमाइंदों से गैर रस्मी बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि एलएनटी कंपनी ने मेडीगड्ढा बैरेज तामीर किया, लेकिन एक जैली कॉन्ट्रैक्टर के जरिए उन कामों को अंजाम देने का कोई रिकॉर्ड नहीं है. इसलिए हुकूमत ने 400 करोड़ रुपए के ज़ेर इल्तवा बिल जो एलएनटी कंपनी और बैरेज तामीर करने वाले
बिल्डर्स से मुतालिक हैं उन्हें रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि मेडीगड्डा के अलावा अनारम और सुंदेला बैरेजेस को भी नुकसान की रिपोर्ट तवक्को है कि 1 माह के अंदर नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी से मौसूल होगी। इस रिपोर्ट की बुनियाद पर कांग्रेस हुकूमत ने बैरेज की मरम्मत और किसानों को ज़रूरी मकासद के लिए पानी सरबराह करने का मंसूबा बनाया है। ताहम उन्होंने इंकशाफ किया कि विजिलेंस की रिपोर्ट मौसूल हो चुकी है और कानून के मुताबिक फौजदारी कार्रवाई की जाएगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में अरकान काउंसिल महेश गौड़, योगेंद्र यादव के अलावा प्रोफेसर कोडेंडराम, प्रोफेसर हरगोपाल, प्रोफेसर विश्वेश्वर राव, प्रोफेसर रियाज, प्रोफेसर पुरुषोत्तम गादे, अनैया और दूसरे मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस इख्तिदार में आने के बाद रियासत के अवाम को हर तरह की आज़ादी दी गई है, जिसकी वाज़ेह मिसाल प्रगति भवन में अवाम के दाखिले को इजाज़त दी गई और शहर हैदराबाद के टैंकबंड पर वाक़ धरना चौक को बहाल किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने अपनी कारकर्दगी से अवाम को ये पैगाम दिया कि यह अवाम की हुकूमत है जो अवाम के मसाइल से वाकिफियत हासिल करते हुए उसे हल करेगी। इसी के हिस्से के तौर पर कांग्रेस पार्टी की जानिब से इंतखाबात के दौरान अवाम से किए गए 6 ज़मानतों के वादे को पूरा करने के लिए प्रजा पालना प्रोग्राम शुरू किया गया। इस प्रोग्राम के ज़रिए अहल अफराद से फलाही स्कीमों के लिए दरख्वास्तें कबूल की गई और उन दरख्वास्तों के मुताबिक अहल अफराद का इंतखाब करते हुए उन्हें फलाही स्कीमों से मुस्तफ़ीद करवाया जा रहा है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि उनकी हुकूमत का हदफ किसानों के शाना बशाना होकर ज़राअत के शोबे को मजबूत करना है। रियासती हुकूमत ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में दोबारा शमूलियत अख्तियार की है ताकि किसानों को काश्त के शोबे में आने वाली मुश्किलात से बचाया जा सके। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, रियासती वज़ीर ज़राअत तुमला नागेश्वर राव, PMFBY के CEO और मरकज़ी जॉइंट सेक्रेटरी रितेश चौहान ने जुमे को रियासती सेक्रेटेरिएट में मुलाकात की। इस मौके पर 2016 से 2020 तक PMFBY में तेलंगाना की मौजूदगी और उस वक्त की हुकूमत की जानिब से इस स्कीम से किनारा कशी इख्तियार करने के तरीके पर बातचीत की गई। किसानों को अगले फसल के सीज़न में इस स्कीम से फसल बीमा मिलेगा। इस स्कीम में रियासती हुकूमत दोबारा शामिल हो गई है। रितेश चौहान ने बताया कि किसानों को इस स्कीम से फ़ायदा होगा और फसल की नुकसान की सूरत में बरवक्त मुआवजा फराहम किया जाएगा। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने आज अपने हल्का असम्बली मधिरा में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि अगले 15 रोज़ में रियासती हुकूमत कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में गरीब तलबा को तैयार करने के लिए सभी 119 हलकों में अम्बेडकर नॉलेज सेंटर्स का इफ्तिताह अमल में लाएगी। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार फराहम करने के लिए सख्त मेहनत कर रही है। साबिक़ मरकज़ी वज़ीर व कांग्रेस कायद बलराम नायक वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर की वालदा के खिलाफ नाज़िबा अल्फाज पर मबनी तफसीर की मजम्मत की और कहा कि बीजेपी जनरल सेक्रेटरी बंडी संजय निहायत घटिया हरकत के ज़रिए बीजेपी की शिकस्त की राहें खोल चुके हैं। बलराम नायक ने कहा कि बीजेपी कायदीन अपना जहनी तवाज़ुन खोकर गैर अखलाक़ी बयानबाजी के ज़रिए अपनी ही पार्टी की इमेज को अवाम की नज़रों में मज़ीद मशकूक बना रहे हैं। पूनम प्रभाकर कांग्रेस का मिनिस्टर है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी जीतना बोल के करीमनगर में फिर रहे तो वो देख नहीं पाया सर का संजीव बंडी संजय उन्होंने देख नहीं पा सक रहा। उसके ऊपर खाली पीली जो माँ है अपनी माँ, उनका माँ है मेरी माँ है, सबकी माँ एक ही होती। उस वास्ते एक माँ के ऊपर इल्जाम लगाना बंडी संजय का काम नहीं है। अगर लड़ना है तो लड़के तुम्हारे पार्टी जीत के आओ, मगर एक माता के ऊपर पूनम प्रभाकर के अम्मी माता उनके ऊपर इल्जाम लगाना उसका अच्छा नहीं है। आप आइंदा ऐसी इल्जाम लगाए ना कुछ करे ना अच्छा नहीं रहता। बंडी संजय जी आपको मैं बताना चाह रहा हूँ ये आपका अच्छा नहीं है। आप सीधे सादे से काम करते हुए आगे बढ़ो, अच्छा रहता। मगर माता के ऊपर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसा जुल्म करना अच्छा नहीं है। वो जुल्म करे है तुम जाके वो माता के लिए सारी बोल के घर पे जाके सारी बोल के आओ। आपका करीमनगर डिस्ट्रिक्ट है, उन्होंने भी करीमनगर में रहती माता जी, जाके उनको बोलने का आने का आपका फर्ज है। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी की तर्जुमान सुजाता पॉल ने भारतीय राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर व साबिक वजीर KT रामाराव को मशवरा दिया कि वो थोड़ा सुकून से रहें, चूँकि अभी आप लोगों की रिश्वत सतानी के तमाम मामला अवाम के सामने नहीं पहुँचे।
उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी आबपाशी प्रोजेक्ट सेक्रेटेरिएट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के मुजस्समे और तेलंगाना शहीदों की यादगार की तामीर में हुई रिश्वत सतानी की तहकीकात की रिपोर्ट की वसूली के बाद कांग्रेस हुकूमत तेजी से उन मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। आज जब हम बात कर रहे हैं केसीआर गारू की सरकार की और केटीआर गारू की सरकार की, तो केटीआर गारू अनावसरंगा गिमिक्स चेंदू, आप इनको छोड़ दीजिए, क्योंकि आप पहले थे बीआरएस, फिर हुए टीआरएस, फिर होंगे सीआरएस, फिर होंगे डब्ल्यूआरएस, फिर होंगे जीआरएस। तो मैं आपको एक सजेशन देती हूँ कि ले लीजिए वीआरएस। वेरी राष्ट्रीय समिति नहीं, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, क्योंकि आजकल आप जो बात कर रहे हैं उसका कोई सेंस नहीं बन रहा। कभी भी कहीं पे भी कुछ भी बोलते रहते हैं, ऐसा लगता है जैसे हम किसी सर्कस में कूदने वाले की बात कर रहे हैं। भाई आप तो आजकल कॉन्डम्स की बात कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं क्या? लेकिन अपना सिर उस कॉन्डम से बाहर निकालिए और ये बताइए कि आखिर आपके डैडी गारू की सरकार ने क्या किया। मेदी गड्ढा को तो उन्होंने बोंदला गड्ढा बताया, और आप बात कर रहे हैं कि सीएजी उस पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस थोड़ी ही सवाल उठा रही है भाई, सीएजी सवाल उठा रही है, इसलिए कांग्रेस सरकार उठा रही है। अगर एनडीएसए नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी सरकार उठा रही है, इसलिए कांग्रेस पार्टी सरकार उठा रही है, क्योंकि हम एक्सपर्ट पे विश्वास करते हैं। जब एक्सपर्ट सवाल उठाते हैं तो हम भी सवाल उठाएंगे, क्योंकि हमें अपनी जनता की चिंता है, तेलंगाना की जनता की चिंता है। लेकिन आप बताइए कि आप ही लोगों ने 2020 में एक अथॉरिटी बनाई, एक आपने डिसीजन लिया कि आप 74 करोड़ हर क्वार्टर में रिलीज करेंगे ताकि सब जगहों के रिपेयर और मेंटेनेंस हो सके। पिछले 2 सालों से आपने ये किया नहीं, आखिर क्यों? मगर ये बताइए कि आपके पिताजी ने जब बोंदला गड्ढा बता दिया मेदी गड्ढा को, तो भाई आपका वहां जाने का आप कोई फायदा नहीं, और अभी समय भी नहीं है आपका बोंदला गड्ढा जाना। अभी आप रुक जाइए, अभी देखिए कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आपके भ्रष्टाचार को कैसे खत्म भी कर चुकी है और कैसे बेहतर करेगी तेलंगाना की जनता के लिए। तेलंगाना में जो डैम्स हैं या जितने प्रोजेक्ट जिसमें आपने किया भ्रष्टाचार, और अभी इंतजार करिए, आपके लिए समय है बोंदला गड्ढा जाने के लिए। तब तक आप देखिए कि कैसे 6 गारंटी और उसके बाद 60, उसके बाद 600 गारंटी देती है कांग्रेस पार्टी की रेवंत रेड्डी की सरकार तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के गिर जाने से मुतालिक कई मरतबा पेश क़यासियाँ करने वाले बीआरएस खुद अब परेशानियों का शिकार हो गई है, जहां एक के बाद दिगरे इसके न सिर्फ मुंतखबा नुमाइंदे बल्कि दूसरे सीनियर कायदीन भी पार्टी से मुस्तफ़ी हो रहे हैं। चंद अरकान पार्लियामेंट और अरकान असम्बली के इस्तीफ़ों के बाद जुमे को हल्के लोकसभा ज़हीराबाद के बीआरएस के रुकन बीबी पाटिल ने भी पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया और वो बीजेपी में शामिल हो गए। सदर पार्टी और साबिक़ चीफ मिनिस्टर केसीआर को 4 सतरी मकतूब इस्तीफ़ा में बीबी पाटिल ने उन्हें हल्के ज़हीराबाद की आवाम की खिदमत का मौका फराहम करने के लिए इजहार तशक्कुर किया। बीआरएस के मुसफ़ी रुकन पार्लियामेंट ने कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली में बीजेपी के मरकज़ी कायदीन की मौजूदगी में ज़ाफ़रानी जमात में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर पार्टी के सीनियर कायदीन बशमूल डॉक्टर के लक्ष्मण, रुकन राज्यसभा पी सुधाकर रेड्डी और दूसरे मौजूद थे। यहाँ इस बात का जिक्र बेमहल ना होगा कि बीबी पाटिल 2014 और 2019 में बीआरएस के टिकट पर लोकसभा ज़हीराबाद से मुंतखब हुए थे। समझा जाता है कि लोकसभा के आने वाले इंतखाबात में बीआरएस से टिकट ना मिलने के इशारों के दरमियान उन्होंने इस गुलाबी जमात से इस्तीफ़ा दे दिया और बीजेपी की जानिब से हल्के लोकसभा ज़हीराबाद से उन्हें उम्मीदवार बनाए जाने के तयक़ुन के बाद वो ज़ाफ़रानी जमात में शामिल हुए हैं। पिछले 10 साल के कार्यकाल में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा लेके पूरे भारत देश का विकास करने का काम किए, सो मोदी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हकीकत में देश का विकास करने का जो सोच है वो मोदी जी के पास है, मोदी जी के साथ है, मोदी जी के सोच में है, इसलिए इस तरीके के काम हमने पिछले 10 साल में देखे सो है। बहुत सारे विकास गरीबों के लिए, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों के लिए, सभी तबके के लोगों के लिए उन्हें अच्छे से काम करने का काम किया, उसमें महिला हो, युवा हो, सबके लिए समझो ऐसा। आज खास करके मोदी सरकार आने के पहले अपना जीडीपी 5.3 था, आज वो 8.4 होगा। इसके ऊपर से अपना विकास कहाँ पे उसको मालूम पड़ जाता है। आज हमारे नेता को मोस्ट ट्रस्टेड लीडर के नाम से जाना जाता है, उनका एक विश्वास है पूरी दुनिया में, उनको विश्वास किया जाता है। आत्मनिर्भर भारत, इंडिपेंडेंट भारत बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। डेफिनेटली सभी लोगों को रोजगार देने के लिए, सभी अलग अलग योजना के साथ सब जोड़ने के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया है। खास करके महिलाओं के लिए आज कल परसों हमने देखे करोड़ों लोगों को करोड़पति बनाने के लिए उन्हें बड़े बड़े स्कीम्स लेके आके महिलाओं को एक प्रोत्साहित करने का भी काम किया है। उसी तरीके से पिछले 10 साल के कार्यकाल में
सभी राज्यों के लिए विकास के लिए किस तरीके से काम करना चाहिए वो भी सब सोच के विकास के लिए काम करने का भी काम किया है। और 10 साल के मरकजी वजीर और बीजेपी के रियासती सदर जी किशन रेड्डी ने जुमे को पुरजोर अंदाज में कहा कि तमाम सर्वे रिपोर्ट्स में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ही सरफहरिस्त हैं और उन्हें पूरा यकीन है कि लोकसभा के आने वाले इंतखाबात में बीजेपी को ही वाज़े अक्सरियत हासिल होगी। हैदराबाद के वासीगुड़ा में विजय संकल्प यात्रा रोड शो को मुखातिब करते हुए किशन रेड्डी ने ऐलान किया कि मुल्क भर में अप्रैल के पहले हफ्ते में इंतखाबात हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि मरकज़ में 9.5 साल से बरसर इख्तिदार नरेंद्र मोदी हुकूमत ने मुल्क में बदनवानियों से पाक हुकूमत फराहम की और मुल्क भर में अमन व अमान कायम रहा। बहबूदी प्रोग्रामों में भी तेज़ी के साथ अमलावरी की गई। जारिया यात्रा के अख्तिताम अंबरपेट में आने वाले चंद दिन में होगा। किशन रेड्डी ने चैलेंज से भरपूर दौर में बशमूल कोविड-19 की वबा और पाकिस्तान की सरपरस्ती वाले दहशतगर्दों के हमले के वाक़यात के दौरान मोदी हुकूमत की दूरअंदेशी को उजागर किया। 3 मार्च से पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को मार्च की 3, 4 और 5 तारीख को खुराक पिलाई जाएगी। इसके लिए महकमे सेहत की जानिब से तैयारियां की जा रही हैं। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने कहा कि कामारेड्डी ज़िले में इंटर के पर्चे सवालात के इफ्शा की कोशिश करने वाले बेशतर असातिज़ा और अमले की शिनाख्त करते हुए न सिर्फ उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया बल्कि उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमा भी दर्ज किया गया। चीफ सेक्रेटरी ने इंतबाह दिया कि इंटरमीडिएट इम्तहानात के इनेकाद में धांधलियों में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आज इंटरमीडिएट और 10वीं जमात के इम्तहानात के इनेकाद और अवामी हुक्मरानी के सेवा सेंटर्स के क़याम के सिलसिले में ज़िला कलेक्टर्स, पुलिस कमिश्नर्स, ज़िला एसपीज़ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की। उनके हमरा डीजीपी रवि गुप्ता, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बी वेंकटेशम, मुर्तज़ा अली रजवी, नदीम अहमद और दीगर आला ओहदेदार मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने कहा कि लाखों तलबा के मुस्तकबिल का खिलवाड़ करने वाले किसी भी कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कामारेड्डी में पेश आए वाक़े का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इंटर के पेपर लीक के जैसे खबर सामने आई इसकी कोशिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि इंटर साल अव्वल और साल दुवम के इम्तहानात के लिए रियासत भर में 1521 सेंटर्स कायम किए गए हैं जिसमें 9,80,000 तलबा शिरकत कर रहे हैं। बांग्लादेश में कल रात ढाका के बेले रोड पर एक 7 मंजिला शॉपिंग मॉल में आग लगने का वाक़या पेश आया जिसमें 26 ख़वातीन और 3 बच्चों समेत कम से कम 43 अफराद की मौत हो गई। इस हादसे में 22 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए। बांग्लादेश के वज़ीर सेहत ने कहा कि महलूकीन में से 33 अफराद की मौत ढाका मेडिकल कॉलेज में हुई जबकि 10 की शेख हसीना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी में हुई। उन्होंने कहा कि शदीद तौर पर ज़ख्मी 22 अफराद की हालत नाजुक है। फायर डिपार्टमेंट के अहदेदार मोहम्मद शाहब ने बताया कि आज जुमेरात को मकामी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे के करीब ढाका के बेली रोड के एक मशहूर बिरयानी रेस्टोरेंट से शुरू हुई और तेज़ी से ऊपर की मंजिलों तक पहुंच गई। फायर डिपार्टमेंट के एक बयान में कहा गया कि उन्होंने 75 अफराद को जिंदा बचाया। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में जुमे की दोपहर करीब 1 बजे बम धमाका हुआ जिसमें 9 लोग जख्मी हो गए। बम स्क्वाड, फॉरेंसिक और एनआईए की टीम इस धमाके की जांच कर रही है। इस वाक़े के बाद सबसे पहले फायर ब्रिगेड और पुलिस ने बताया कि सिलेंडर में धमाका हुआ, लेकिन जब मौके पर पहुंचकर देखा गया तो सिलेंडर बिल्कुल ठीक था और कैफे की दीवार पर लगा शीशा टूटकर टेबल पर बिखरा पड़ा था। इसके बाद इस वाक़े को लेकर मुख्तलिफ खबरें आने लगी हैं। पुलिस इस पूरे धमाके की जांच कर रही है। Really, sir, call me.
सिकंदराबाद कंटोनमेंट रुकन असेंबली लासिया नंदिता की सड़क हादसे में मौत के मामले में पुलिस को अहम सुराग हासिल हुआ है। जराये के मुताबिक पुलिस ने उस टिप्पर लॉरी को जब्त कर लिया जिसकी टक्कर से रुकन असेंबली की गाड़ी बेकाबू होकर आउटर रिंग रोड की रेलिंग से टकरा गई थी। पुलिस ने इस टिप्पर को जब्त कर लिया है जबकि ड्राइवर की तलाश जारी है। वाज़ेह है कि लासिया नंदिता गुज़िश्ता माह की 23 तारीख को पटनचेरू के करीब आउटर रिंग रोड पर सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई थी। वो जिस कार में सफ़र कर रही थी वो पीछे से आने वाली गाड़ी से टकराने के बाद बेकाबू होकर रेलिंग से टकरा गई थी, जिसकी वजह से गाड़ी का अगला हिस्सा बुरी तरह तबाह हो गया था। इस हादसे में खातून रुकन असेंबली का पीए आकाश जो कार चला रहा था शदीद जख्मी हो गया, जबकि रुकन असेंबली की मौके पर ही मौत हो गई थी। नमाज अदा करने के बाद मस्जिद से घर वापस होने वाले शख्स पर कातिलाना हमला किया गया। ये वाक़या आसिफ नगर मुरादनगर में पेश आया। फौरी तौर पर मौसूल इत्तलात के मुताबिक एक शख्स नमाज पढ़कर वापस हो रहे थे कि मुरादनगर इलाके में उन पर नामालूम शख्स ने खंजर से हमला करके राह फरार इख्तियार की। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। आज 1 बजे टाइम पर एक उमेर खान उसके बच्चे के तरफ से और एक बच्चे हमारे के सोच के एक चाकू लेके उसकी घर को जाके गड़बड़ करा। उन्हें आजू बाजू वाले पूछ के कहीं को ऐसा करे से उसकी चाकू से मारा। इसको सिंपल इंजरी हुआ, अभी उसका स्टेबल है। इनको पकड़ के लाया, अभी अरेस्ट कर रहा हूँ। एक ही जन है, उसके बेटे के साथ आए उन्होंने। इकबाल है, उसके नेबर है, नेबर की लगा ये बच्चे इसके मैं उमेर खान है ना, उमेर खान का बच्चे का और स्टूडेंट्स का दोनों में पिटिश पे क्वारल हुआ। इसके लिए उन्हें उनके घर को गया, बच्चे के घर को गए, गड़बड़ करा। फिर आजू बाजू वाला आके ऐसा कहीं हो रहा है तो उसके चाकू करे तो उसको मार लगा, इकबाल को मार लगा। मास्क ने रोड में शहर के मारटपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक नौजवान का कत्ल कर दिया गया। इंस्पेक्टर पुलिस वेंकटेश के मुताबिक 25 साल इमरान और नेपाल से ताल्लुक़ रखने वाले संदीप बहादुर के दरमियान पुरानी मुखासमत थी। जुमेरात की रात देर गए संदीप ने फ़ोन करके इमरान को वेंकटेश्वरा वाइन्स के पास बुलाया और खंजर से हमला करके इमरान का कत्ल कर दिया। इमरान की बीवी सना की शिकायत पर कत्ल का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई। जुमे को नलगुंडा में पुराने ZP ऑफिस के ऑडिटिंग सेक्शन में आग लगने का वाक़या पेश आया। बताया जाता है कि इस हादसे में कई अहम फाइलें जल गई हैं। हादसे के बारे में बहुत से शुबात हैं। आग ये शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई या ये किसी की साजिश का नतीजा है, इसको लेकर पुलिस तफसीली जांच कर रही है। ज्ञानवापी तनाज़े में मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस हुक्म को चैलेंज किया जिसमें कहा गया कि हिंदू फरीकैन के वाराणसी के सिविल अदालत में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात पर इबादत गाहों से मुताल्लिक़ कानून 1991 के सबब यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के सबब समात बंद नहीं की जा सकती। ये मुकदमा 1991 में हिंदू इबादत गुजारों और देवताओं की जानिब से दायर किया गया था, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद में इबादत का हक़ और मुतनाज़ा मकाम पर मंदिर की बहाली का मुतालबा किया गया था। जुमे यानी 1 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी केस की समाअत हुई। इस केस में अंजुमन इंतज़ामिया, मसाजिद कमेटी और दीगर मुस्लिम फरीक़ों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, जिसमें मुस्लिम फरीक़ की मिल्कियत का मुतालबा करने वाली 5 दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया गया था। कांग्रेस के सीनियर लीडर रहे अजीज़ कुरैशी का जुमे के रोज़ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इंतकाल हो गया। उनकी नमाज जनाजा इशा की नमाज के बाद तकरीबन 8:30 बजे सूफिया मस्जिद में अदा की गई। बड़ा बाग कब्रस्तान पालीवाल अस्पताल के पीछे उनकी तदफीन की गई। 83 साला अजीज़ कुरैशी तवील मुद्दत से अलील थे और उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने पर एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल कराया गया था। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मिज़ोरम के गवर्नर रह चुके अजीज़ कुरैशी के इंतकाल पर सियासी व समाजी हल्के में गम की लहर दौड़ गई है और ताज़ियत का सिलसिला भी शुरू हो गया है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।